हेलो डॉक्टर्स एंड वुड बी डॉक्टर्स। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मेरे चैनल से स्टूडेंट्स तो जुड़े ही हैं, कुछ डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं मेरे पिछले वीडियो को, मैं बड़ी आभारी हूँ उसके लिए। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल सर, आज भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने इसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी और थोड़ा सा SCL सीक्रेशन की पैथोलॉजी देखे थे। ठीक, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो SCL सीक्रेशन होता है उसमें कुछ रिसेप्टर्स का भी रोल होता है। तो जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं उसमें 4 तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर्स, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स, गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स और प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स। इसमें जो शुरू के 3 हैं ये SCL के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। तो हमारी जो गट होती है वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं ECL सेल्स, और ECL सेल्स जो होती हैं वो हिस्टामिन को सीक्रेट करती हैं। ये हिस्टामिन जब पैराइटल सेल्स तक पहुँचता है तो पैराइटल सेल्स में अपने रिसेप्टर्स से कंबाइन होता है। इन रिसेप्टर्स को अपन कहते हैं H रिसेप्टर्स। ठीक, इनकी 2 वेराइटीज़ पाई जाती हैं, एक होती है H1 रिसेप्टर्स और दूसरी H2। तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है यहाँ पे H2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। आप लोग ने सुने होंगे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स, है ना, वो यहीं पे काम करती हैं। तो जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो ये जाकर H2 रिसेप्टर से कंबाइन होता है और SCL का सीक्रेशन बढ़ा देता है। इसी तरह से गैस्ट्रिन काम करता है, इसी तरह से एसिटिलकोलिन काम करता है। जो ECL सेल्स होती हैं यहाँ पर एसिटिलकोलिन के भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और गैस्ट्रिन के भी। मतलब एसिटिलकोलिन और गैस्ट्रिन 2 तरह से काम करेंगे। एक तो ये डायरेक्टली जाके पैराइटल सेल्स में अपने रिसेप्टर से कंबाइन होके SCL का सीक्रेशन बढ़ा सकते हैं, या फिर ये जाके ECL सेल्स में अपने रिसेप्टर से कंबाइन हो जाएंगे और हिस्टामिन का सीक्रेशन बढ़ाएंगे, और ये हिस्टामिन जाके पैराइटल सेल से SCL का सीक्रेशन बढ़ा देगा। तो इस तरह से रिसेप्टर्स जो होते हैं ये काम करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने ये क्वेश्चन उठाए थे कि जो गैस्ट्रिक अपनी बॉडी में एसिड पेप्सिन मिक्सचर होता है स्टमक में, वो खाने के फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो फिर ये हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा के प्रोटीन को क्यों डाइजेस्ट नहीं करता? मतलब हमारी बॉडी में ऑटो डाइजेशन क्यों नहीं होता? तो इसको ऑटो डाइजेशन को बचाने के लिए एक सिस्टम होता है बॉडी में। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है म्यूकोसल बैरियर, दूसरा होता है साइटोप्रोटेक्टिव फैक्टर्स और तीसरा सेल रिन्यूअल। ठीक, तो अपन इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि म्यूकोसल बैरियर क्या है। हमारा जो स्टमक है उसके ल्यूमन में है एसिड पेप्सिन मिक्सचर, और ये जो वॉल है इसको बचाना है इससे। यहाँ पे तो फूड आएगा तो फूड को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन वॉल को बचाना है। तो ये जो ल्यूमन में जो एसिड पेप्सिन मिक्सचर भरा हुआ है, यहाँ से लेके वॉल तक जो एक बैरियर पाया जाता है उसको अपन कहते हैं म्यूकोसल बैरियर। ठीक, तो म्यूकोसल बैरियर में ये वॉल है तो इसके पास यहाँ पे एक लेयर होती है म्यूकस लेयर, स्पेशल म्यूकस होता है यहाँ पे। इसको, इस लेयर को अपन कहते हैं अनस्टीयर्ड म्यूकस लेयर। इसलिए अनस्टीयर्ड कहते हैं जिसको हटाया ना जा सके। ठीक, ये जो म्यूकस होता है ये थिक होता है, विसिड होता है, विसिड यानी चिपचिपा, और इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल म्यूकस नहीं होता ये, और ये इस लेयर को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। तो क्या होगा, जो एसिड पेप्सिन का मिक्सचर यहाँ भरा हुआ है वो यहाँ इस म्यूकस लेयर को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये जो पहला बैरियर अपनी बॉडी ने ये लगा दी। ठीक, फिर क्या होता है कि जो म्यूकस लेयर है और जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, और ये फ्लूइड जो होता है बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड होता है। ठीक,
तो ये नाम से बता रहा है बाइकार्बोनेट, मतलब एल्कलाइन मीडियम हो गया यहाँ पे। ठीक, तो क्या होगा कि यदि किसी वजह से म्यूकस लेयर फेल हो गई एसिड पेप्सिन को अंदर आने से बचाने में, तो क्या होगा कि जो H आयन है वो अंदर आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि जो H आयन अंदर आएंगे या जो एसिड पेप्सिन अंदर आएगा उसको बाइकार्बोनेट लेयर जो है ये क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक, इस बाइकार्बोनेट लेयर की वजह से यहाँ क्योंकि मीडियम जो हो गया वो एल्कलाइन हो गया, यहाँ पे pH लगभग होता है 6 to 7, जबकि जो गैस्ट्रिक ल्यूमन है यहाँ पे होता है 1.5 से 3.5 के बीच में। यहाँ पे जो पेप्सिनोजन है वो एक्टिव होता है क्योंकि एसिड पेप्सिन यहाँ पे काम कर पाता है, यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम के कारण काम नहीं कर पाएगा। मतलब कोई हाइड्रोजन आयन अंदर आया तो यहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ठीक, फिर इससे जो लगी हुई मतलब जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम है इसकी जो सेल्स होती हैं इनके बीच में जो जंक्शन होता है वो टाइट जंक्शन होता है। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन अंदर आया भी तो अंदर नहीं घुस पाएगा क्योंकि जो दो सेल्स के बीच का जो जंक्शन है वो टाइट जंक्शन है, तो ये अंदर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, मान लो ये यदि अंदर पहुंच जाता तो ये अंदर जाके क्या करता, हाइड्रोजन आयन पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता और ये पेप्सिनोजन क्या करता, अपने जो सेल है एपिथेलियम, गैस्ट्रिक एपिथेलियम की सेल्स, इनको डाइजेस्ट कर देता। ठीक, जिसको अपन ऑटो डाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये बाइकार्बोनेट लेयर ने उसको अंदर ही नहीं घुसने दी और बाई चांस ये अंदर आ गया तो हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या करती है, उस हाइड्रोजन आयन को बहा के ले जा करती है। ठीक, जो ये बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन कहाँ से होता है, ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है यहाँ पे पैराइटल सेल्स अपन ने देखे थे, यहाँ पे नॉन पैराइटल सेल्स भी होती हैं। जो नॉन पैराइटल सेल्स होती हैं वो बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन करती हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन में हेल्प करते हैं, जबकि अल्कोहल या जो पेन किलर्स होती हैं ये क्या करती हैं, बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन कम करती हैं, मतलब पेप्टिक अल्सर होने में मदद करती हैं ये चीज़ें। ठीक, तो ये था म्यूकोसल बैरियर। ठीक, फिर क्या होगा कि लेकिन फिर भी क्या होगा कि कुछ हाइड्रोजन आयन अंदर चले ही जाते हैं तो सेल डैमेज तो होता ही है, तो उस जगह पे नई सेल्स बनाती हैं। ठीक, इन नई सेल्स को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए या जो प्रोटीन चाहिए या ब्लड सप्लाई चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सेल रिन्यूअल में हेल्प करती हैं और इसको ही अपन कहते हैं साइटोप्रोटेक्टिव फैक्टर्स। इसके बारे में जब अपन इसका पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, तो अब अपन आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर पे। पेप्टिक अल्सर के पैथोजेनेसिस पे आने के पहले थोड़ा सा मैं पैथोजेनेसिस भी बता देती हूँ, है ना। पैथोजेनेसिस मीन्स हाउ ऑफ द डिजीज, the mechanism by which the disease is produced called pathogenesis। मतलब वो सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कोई डिजीज पैदा होती है उसको अपन किस में गिनते हैं, पैथोजेनेसिस में गिनते हैं। तो जब अपन पेप्टिक अल्सर की इटियोलॉजी पढ़ रहे थे तो अपन ने मलेरिया का एग्जाम्पल लिए थे, उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पे कि अपन ने मलेरिया में देखे थे कि कोई फीमेल एनाफिलीज जिसमें प्लाज्मोडिया हो मनुष्य को काटती है तो हमको मलेरिया होता है। तो क्या होगा, जो फीमेल एनाफिलीज है जो कि प्लाज्मोडिया को कैरी कर रही है, तो जब वो हमको काटेगी मतलब ब्लड मील लेगी, है ना, क्योंकि मच्छर तो खून चूसते हैं। तो जब मच्छर बाइट करेगा तो क्या करेगा, ब्लड लेता है। जब वो ब्लड सक करता है उसी समय वो क्या करता है, प्लाज्मोडिया को ब्लड में छोड़ देता है। ठीक, जब ये प्लाज्मोडिया ब्लड में पहुंचा तो ये क्या करेगा, हमारी आरबीसी पे अटैक करता है। ठीक, उसका जो साइट है एक्शन का वो है आरबीसी। तो आरबीसी में अटैक करेगा, आरबीसी के अंदर पहुंच जाएगा, आरबीसी के अंदर पहुंच के क्या करेगा, किसको टारगेट बनाएगा, हीमोग्लोबिन को। आरबीसी को तोड़ देगा और हीमोग्लोबिन पे अटैक करेगा। फिर क्या करता है, कुछ मैकेनिज़्म होती हैं जिसके द्वारा ये क्या करेगा
कि नॉन टॉक्सिक हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन अपने लिए टॉक्सिक तो है नहीं, फायदेमंद चीज़ है, तो नॉन टॉक्सिक हीमोग्लोबिन को एक टॉक्सिक ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको अपन कहते हैं हीमोजोइन। ये जो हीमोजोइन है ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं। तो इससे क्या होगा, दो नुकसान होंगे। पहली बात तो क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था वो एक्शन हैम्पर्ड हो जाएगा, और दूसरी बात क्या होगी कि जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोजोइन में कन्वर्ट हो गया। हीमोजोइन टॉक्सिक ग्रेन्यूल है, जब ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल ब्लड में आएगा, ब्लड में मतलब रिलीज होगा, आरबीसी से टूट के बाहर ब्लड में आएगा, तो ये क्या करता है कि हम मतलब ब्लड में आने के बाद हमको ठंड लग के बुखार आता है। ठीक, तो एक सिंपल मैं मतलब पैथोजेनेसिस समझाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो सारी प्रोसेस हैं इनको अपन किस में इंक्लूड करेंगे, पैथोजेनेसिस में। मतलब पैथोजेनेसिस मतलब हाउ ऑफ द डिजीज। ठीक, तो अब अपन लौटते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर के पैथोजेनेसिस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, मतलब उसमें कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रोबेबल थ्योरीज हैं, जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 थ्योरीज हैं। पहली है एसिड पेप्सिन थ्योरी, दूसरी है साइटोप्रोटेक्टिव फैक्टर थ्योरी, और तीसरी है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एच पाइलोरी या इन्फेक्शन ऑफ एच पाइलोरी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो यदि समझ में आया तो इस चैनल और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और जिनने भी मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पैथोजेनेसिस के तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। फिर आप लोग अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जाके भेज दें, ताकि मुझे पता चले कि कहीं मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रही या स्लो तो नहीं पढ़ा रही, या जो भी आप लोग चाहते हैं। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नई नई क्लास है तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो आज का वीडियो मैं सोचती हूँ यहीं पे हमको अब बंद करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।